नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास आज पंचतंत्र की कहानियों के अंतिम अध्याय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कथा के बाद हम विक्रम बेताल की कहानियों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। आशा करते हैं पंचतंत्र की यह कहानियाँ आपको उतनी ही प्रिय लगी होंगी जितनी बचपन में नाना नानी और दादा दादी के द्वारा सुनाई गई कुछ कथाएं। आचार्य विष्णु शर्मा ने इस प्रकार 101 कहानियों के द्वारा राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा की। इसी प्रकार 6 माह बीत गए और निश्चित दिवस पर विष्णु शर्मा तीनों राजकुमारों बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति के साथ राज्यसभा में उपस्थित हुए। तीनों राजकुमारों के बदले हुए स्वरूप को देखकर राजा और सभी मंत्रीगण अचंभित थे। आचार्य को उचित सम्मान देकर आसन पर बिठाया गया। तीनों राजकुमार अपने निर्धारित स्थानों पर आसीन हुए। राजकुमारों के आते ही खुशी के साथ उनकी शिक्षा की सार्थकता को लेकर खुशफुसाहट आरंभ हो गई। तभी दरबार में एक युवक अपनी पत्नी, 1 साल के बेटे और वृद्ध माता के साथ उपस्थित हुआ। पुरुष लंबा, थोड़े कृष्ण वर्ण में, अद्भुत आकर्षक सुगठित तन वाला था। उसकी पत्नी का सौंदर्य देखते ही बनता था। अत्यधिक सुकुमारी, गौर वर्ण वाली वे स्त्री जिस स्थान पर खड़ी थी, ऐसा प्रतीत होता था महल का अंतपुर उसके पैरों को मलिन ना कर दे। बालक अपनी किलकारियों से समस्त मंत्रीगणों का मन मोह रहा था। बालक अपनी माता और पिता का प्रतिबिंब प्रतीत होता था। माता की तरह गौर वर्ण तथा पिता की तरह हृष्ट पुष्ट देह वाला था। आगंतुक की माता संभ्रांत परिवार वाली स्त्री लगती थी। वृद्ध होने के कारण वह बेंत का सहारा लेकर चलती थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर महाराज को प्रणाम किया और निवेदन किया, महाराज, मैं आपके पड़ोसी राज्य में व्यापार करता था। सब ठीक चल रहा था। मेरा विवाह उच्च कुल में हुआ। मेरे धन उपार्जन को लेकर अन्य वाणिज्य वर्ग मुझसे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने राजा को मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करके भड़का दिया। एक ही रात में मैं अपना समस्त अर्जित धन छोड़कर अपने परिवार सहित छुपता छुपाता आपके राज्य में आया हूँ। राजन, आप बुद्धिमान हैं, दयालु हैं। आपके राज्य में सब समृद्ध है, प्रजा सुखी है। मैं और मेरा परिवार 1 माह तक भटकने के बाद ऐसे राज्य में आश्रय की अपेक्षा लेकर उपस्थित हुए हैं। आप न्यायप्रिय हैं, अतः मुझे आशा है आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। राजा उसके प्रिय वचनों को सुनकर गदगद हो गया। उनके बोलने से पहले ही उग्र शक्ति अपने आसन से उठा और आगंतुक व्यापारी की स्त्री, पुत्र और माता को विश्राम करने के लिए सेवकों के साथ अंदर अंतपुर में भेज दिया। तत्पश्चात वह व्यापारी को सेवकों के द्वारा लाए हुए नवीन आसन की ओर ले गया और बैठने का निवेदन करने लगा तथा बोला, हमारे महाराज बहुत दयालु हैं। आप 1 माह तक एक मार्ग में चलते चलते थक गए होंगे, अतः बैठिए। तब तक महाराज आपके आश्रय और आजीविका के विषय में विचार करते हैं। व्यापारी अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर जैसे ही बैठने लगा, आसन से निकली कोई तेज वस्तु उसके शरीर को आहत कर गई। घाव से लहू की धारा बह चली। आनन फानन में वैद्य को बुलाया गया, परंतु इस सब के बीच में व्यापारी शांत भाव से खड़े होकर अपनी सुकुशलता का आश्वासन देता रहा। घाव पर पट्टी बांधने के बाद सभा पुनः बैठी। महाराज आश्रय की घोषणा करने ही वाले थे कि तभी राजकुमार उग्र शक्ति महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सविनय निवेदन करने लगे, महाराज, यह व्यक्ति असत्य बोल रहा है। यह व्यापारी नहीं है, यह शत्रु भी नहीं है। राजा और सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए, किंतु सभी राजकुमार के इस कथन की सत्यता का प्रमाण चाहते थे। उग्र शक्ति ने कहना आरंभ किया, महाराज, इस व्यक्ति के प्रवेश से ही मुझे संदेह हो गया था। जब इसने आपको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाना चाहा, तो मेरा संदेह और दृढ़ हो गया और संदेह को पक्का करने के लिए मैंने इसे आसन पर बिठाया। अब मैं आपके सामने संदेह का प्रमाण देता हूँ। यह व्यक्ति सुडोल देह को धारण करने वाला है। यद्यपि ये गौर वर्ण का है, तो भी सूर्य में काम करने और परिश्रम करने से यह सांवले रंग का हो गया है। यह एक प्रशिक्षित सैनिक है, उच्च पद पर आसीन है, क्योंकि यह राज्यसभा में प्रयोग होने वाले सभी शिष्टाचारों को जानता है। इसके शरीर पर कवच के पहने रहने से निशान बन गए हैं। हाथ पैर और सुदृढ़ और मजबूत हैं।
आप सभी ने देखा, कील के चुभने से और रक्त के बहने पर इस व्यक्ति के चेहरे पर कोई दुख का भाव नहीं आया, किंतु यह शांत भाव से खड़ा रहा। व्यापारी का कार्य धनोपार्जन करना है और शरीर को थोड़ा भी आहत होने पर वह पीड़ा को अनुभव करता है। उसके वाक्य अभी समाप्त भी नहीं हुए थे कि उग्र शक्ति बोला। इस व्यक्ति ने मिथ्या वचन का सहारा लिया। यह सुदूर प्रदेश से अपनी भार्या अर्थात स्त्री के साथ 1 माह तक भटकने के बाद यहाँ आया है। इस व्यक्ति की स्त्री अत्यधिक कोमल है। उसके चरणों को देखकर लगता है अब से पहले तक वह हर सुख सुविधा को भोगते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसका गौण वर्ण ग्रीष्म ऋतु के इस काल में सूर्य की तपन को जरा भी अनुभव करके कुम्हलाया हुआ नहीं है। बालक हृष्टपुष्ट है। 1 माह के इस लंबे काल में ना तो उसका स्वास्थ्य और ना ही उसका वर्ण किसी भी प्रकार से प्रभावित हुए हैं। बालक प्रसन्नचित्त रहने वाला है। सभी का स्नेह पाने के कारण उल्लासपूर्ण व्यक्तित्व वाला है। अब अंत शक्ति ने हाथ जोड़कर अपना तर्क रखा। व्यक्ति की माता सम्मानित परिवार से है। वह अपने सामान्य तौर पर चलने पर असमर्थ होने के कारण एक डंडे का सहारा लेती है। अपने पुत्र और पुत्रवधू और पौत्र के स्नेहवश वह भी सभा में आई। सुदूर प्रांत में से आने में सामान्य व्यक्ति को 1 माह का समय लगता है। अतः अगर यह व्यक्ति केवल अपनी भार्या और पुत्र के साथ आया होता तो इतना ही समय लेता, किंतु इसकी माता सामान्य तौर पर चलने में असमर्थ है। अतः उसको इस दूरी को तय करने में सामान्य से अधिक समय लगेगा। राजकुमारों के इन बदले हुए स्वरूप को देखकर सभी अत्यधिक प्रसन्न थे, किंतु बात अभी भी वही थी। आखिर कौन से कारणों से राजकुमारों ने उन्हें शत्रु नहीं कहा था, अपितु मित्र कहा था? तब राजकुमारों ने अपना यह तर्क प्रस्तुत किया। महाराज, यह व्यक्ति अपनी स्त्री, बालक और माता, यह तीनों ही जो सबसे अधिक प्रिय हैं, इन सभी को लेकर आपके दरबार में उपस्थित हुए। अगर ये शत्रु होते तो इनकी जीवन को कभी भी खतरे में नहीं डाला जाता, अपितु ये मित्र हैं, तभी इतने प्रियजनों के साथ ये आपके दरबार में उपस्थित हुए हैं। महाराज एवं सभी मंत्रीगण अभी इस विषय में बात कर ही रहे थे कि आचार्य विष्णुगुप्त ने महाराज को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, यह व्यक्ति आपकी सेना में ही सैनिक प्रशिक्षण मंत्री है। मेरे कहने पर उसने यह अभिनय किया है। अब आप सभी राजकुमारों में आए बदलाव को देख चुके हैं, अतः मुझे आज्ञा दीजिए।